क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्ट दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए 17 फरवरी का करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे दोनों ही भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में। आज का देखिए टेलीग्राम चैनल जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी आपको जो है मटेरियल मिलता है, जैसे कि करंट अफेयर का हो गया, स्टडी प्लान मिलता है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, लाइव डाउट डिस्कशन होता है और बहुत सारी चीज़ें। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग 9650347272 पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम भी। ठीक, आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और द स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए पहला टॉपिक तो है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित पब्लिक ऑर्डर, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था या फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है कि उपद्रव तो नहीं फैल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 25 जो है, ठीक, वो राइट टू रिलीजन का हमें जो है अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट है। उसमें कई सारी चीज़ें बताता है कि आप अपना जो है विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंसाइंस का, आपको फ्रीडम और स्वतंत्रता है कि आप फ्रीली अपना प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो रिलीजन। ठीक, सब्जेक्ट टू, यहाँ पे देखिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। ठीक, तो इसमें जो है आप कोई हस्तक्षेप ना करो, अपना रिलीजन जिनको बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, उसको जो है प्रोपोगेट करो, वो सब चलेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो अभी हिजाब वाला जो कांड चल रहा है पूरा, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक आ गया है, वो कह रहे हैं कि हमारा अपना जो है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म क्या हो, कॉलेज की शैक्षिक संस्थानों में यूनिफॉर्म क्या हो, वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक, रिलीजन में तो उन्होंने पब्लिक ऑर्डर भी इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट में जब जाहिर किया है कि पब्लिक ऑर्डर भी उन्होंने कहा है कि इसके पीछे एक रीज़न है कि हमने हिजाब को बैन किया है कॉलेज में, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक, तो अब जजेस ये देखेंगे भाई साहब कि क्या इस तरीके से पब्लिक ऑर्डर को भी कोई नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। इसमें राइट टू एजुकेशन में 3 कौन सी चीज़ें हैं जिसपे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ये पूछेगा वहाँ पर, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें पब्लिक ऑर्डर एक है जो उन्होंने यहाँ पे बोला। ये जरूरी नहीं है कि हिजाब किस उस पर बैन किया गया, ये जरूरी है कि राइट टू एजुकेशन जो राइट टू रिलीजन जो है आर्टिकल 25 में, उसमें जो है रिस्ट्रिक्शन किस किस बेसिस पे लगाया जा सकता है राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। अब तो याद हो गया होगा। ठीक, तो ये चीज़ है। पब्लिक ऑर्डर को वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट को ये दिया गया है, ठीक है ना, जो आर्टिकल नंबर 246 के वजह से जो शेड्यूल 7 होता है, अनुसूची 7वीं होती है, उसमें 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, ठीक, फिर आपका कंकरेंट लिस्ट, फिर आपका स्टेट लिस्ट। ऐसे ही होता है ना, या स्टेट लिस्ट आपकी 2 नंबर पे होती है, तो 3 होती है, मतलब ये याद रखिएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची इसे बोलते हैं। तो स्टेट लिस्ट में ही पब्लिक ऑर्डर आता है। तो मतलब ये सब पब्लिक ऑर्डर सार्वजनिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए स्टेट के पास जो है ये हमारे संविधान ने दिया है कि वो इस पर प्रावधान करेंगे, लॉ बनाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ भी है, यहाँ पे भी स्टेट को मतलब फेवर कर रहा है। बाकी जज का भी देखें क्या चीज़ है। यहाँ पे हिजाब बैन हुआ है भी, और 5 फरवरी को किया गया था। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 जो है, उसमें बोला गया कि पब्लिक ऑर्डर एक रीज़न हो सकता है कि स्टूडेंट को हेड स्कार्फ हम ना पहनने दें, जिसको हिजाब बोल रहे हैं हम लोग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, और यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता और जो है एकता बनी रहे, उसके लिए भी जो है हम इसको मना कर सकते हैं, हेड आपका स्कार्फ को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ में और भी होती है, मैंने आप लोगों को पीछे बताया भी था, अब आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी या फिर अनिवार्यता का सिद्धांत क्या चीज़ है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला जो है हमारा टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित आईपीओ। इसको मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया भी था जब कल जो है DRHP जब पढ़ रहे थे, प्रोस्पेक्टस, तो उसमें मैंने बताया था कि आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। तो देखिए वही चीज़ है LIC, जिसमें कि भारतीय गवर्नमेंट जो है विनिवेश कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। तो वो क्या है कि सेबी के पास जाकर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में जाके अपना जो है ऑफर डॉक्यूमेंट डाल रही है कि भाई साहब कितने जो ये कंपनी है आपका LIC इज़ अ कंपनी, ठीक है ना, गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है लेकिन कंपनी है, कॉरपोरेशन है। ठीक, तो ये इसमें से कितना 5% ये अपना जो है स्टेक्स पब्लिक को जो है स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिक को जो है अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। तो यही सारी चीज़ें है, चूंकि ये पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे आ रहे हैं, इसलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है।
ठीक, एक बार इनकी ये लिस्ट हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, उस पर लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर ये बाद में करेंगे तो वो इनिशियल नहीं होगा, क्योंकि एक बार आ चुके हैं, तो फिर उस पर क्या करेंगे, फॉलो ऑन ऑफर बोलते हैं उसे, ठीक है ना। और भी और पैसा, अगर नया पैसा जुटाना चाहते हैं तो फॉलो ऑन ऑफर हो जाएगा, लेकिन ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। इसे क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी मार्केट, क्योंकि पहली बार स्टॉक एक्सचेंजेस पे आ रहा है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि आईपीओ क्या चीज़ें हैं, एसबीआई के साथ में करोगे, और कौन कौन से कुछ यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि भाई साहब जो नेट टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है ना, जो शुद्ध मूर्त संपत्ति, वो 3 करोड़ की होनी चाहिए कम से कम। 1 करोड़ नेटवर्थ होनी चाहिए पिछले 3 सालों में, ठीक है ना। 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए हर साल में, और पिछले 5 सालों में कम से कम 3 साल ऐसे हों कि एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट जो है, मतलब टैक्स से पहले जो प्रॉफिट बचा है वो 15 करोड़ का होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, तभी से भी अलाउ करता है कि भाई साहब हाँ ठीक है, आप आ जाओ, स्टॉक एक्सचेंज पे आपको लिस्ट करने के लिए देंगे, ठीक, सूचीबद्ध होने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। ठीक, एडवांटेज वही है कि नया पैसा आप जो है पब्लिक से जुटा सकते हो, आप लोग, आपकी एक जान पहचान भी बनती है, ठीक है ना। कई सारी कंपनियों को जो है और आसानी से पैसा भी मिल जाता है। और फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, मैंने आपको जैसा बताया कि आगे भी आप जाके मान लीजिए फिर से पैसा, कुछ नए शेयर आपको डालने होंगे, ठीक है ना। जो शेयर मान लीजिए पहली बार में आपने 100 दिए, तो वो तो आईपीओ के अंतर्गत आ गया, ठीक। इसके बाद फिर से आप नए शेयर डालना चाहते हो, फॉलो ऑन ऑफर होता है, वो एफपीओ होता है, ठीक, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, तो वो उसमें भी आपने और 100 शेयर डाल दिए, ये चीज़ें हैं, ठीक। तो आपको फिर और पैसा मिलेगा ही, ठीक। तो ये थोड़ा सा कैपिटल मार्केट से संबंधित था, पूंजी बाजार से। अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। देखो, इंडिया और मालदीव्स, इसका डिफेंस रिलेशन जो है बहुत ज़रूरी है। इंडिया का अगर आप मैप देखो, अगर थोड़ा सा इसको ऐसे बनाएं, तो प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिनसुला इंडिया जो है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये लक्षद्वीप आया था, और बिल्कुल इसके यहीं पे ही खूब सारे जो है आइलैंड्स हैं, आर्चिपेलागो है, और ये मालदीव्स है, ठीक। अब क्या है कि जो पानी के रास्ते जो भी जहाज जाते हैं वो सब इसके थ्रू ही जाते हैं, तो इनका सामरिक या फिर रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिकली, ठीक। और जो है इस पे चाइना भी अपनी वो करने की कोशिश करता रहता है कि भाई ये जगह हो जाए तो इंडिया के जस्ट नीचे बैठ जाएंगे, और आपका जो है यहाँ से जो भी शिपिंग के थ्रू जा रहा है उन पे भी अपनी नज़र रख सकेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। इटली जो था, जब जब आपका सुइस कैनाल जैसे आज है, पहले इतना बढ़ जाया तो नहीं था, लेकिन वहाँ से ज़्यादातर ट्रेड उसी के थ्रू जाता था। जैसे वास्को दी गामा जब आया, तो वो ऐसा नहीं कि पहली बार कोई फॉरेनर जो है भारत में आया था, वो सिर्फ ये है कि अफ्रीका को पूरा पार करके, केप ऑफ गुड होप को पार करके फिर पानी के रास्ते आया था, ठीक है। वैसे भी आते रहते। तो इटली वाले केस में क्या था कि जब भी कोई हिंद महासागर से, अरब सागर से होते हुए जो है आपका मेडिटेरियन सी में जाता, तो बीच में पड़ता था इटली। अब इटली जब बीच में पड़ता था, तो जितना भी ट्रेड होता था सब पे वो जो है कुछ ना कुछ जो है टैक्स वैक्स लगाता था। तो वैसे ही मालदीव्स अभी तो छोटा कंट्री है, लेकिन यहाँ से इतने सारे वो होते हैं, अगर मान लो कल को चाइना बैठ जाए तो पूरी देख रेख कर सकता है, रोक भी सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए हम अपने रिश्ते मालदीव से बहुत अच्छे रखना चाहते हैं, और मालदीव इसका जो है फ़ायदा भी उठाता है। जैसे होता है ना छोटा भाई, वो जानता है कि इसको मेरी ज़रूरत है, तो फिर जो है कहता है अरे अच्छा ये काम कराना है, चॉकलेट दो पहले, तो वही वाली चीज़ है। तो यहाँ पर मालदीव के साथ में हम डिफेंस रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश करते रहते हैं। उसी में एक डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग होता है, DCD, भारत और मालदीव के बीच में। अभी सेकंड वाला हुआ है ये, पहले वाला हुआ था जुलाई 2016 में, पहला डिफेंस कोऑपरेशन। अब इसमें जो है आपका अभी कौन कौन मिले थे, अजय कुमार जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो, उनके और मालदीव की तरफ से जो आए थे उनके बीच में डायलॉग हुआ है। सिर्फ डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग अगर आपसे पूछे कि ये किसके किसके बीच में होता है, तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है। और बाकी सब मैंने आपको बता दिया। चाइना जो है अपना वहाँ पे अपनी जो है बढ़ा रहा है पहुँच, तो हम भी अपना काम कर रहे हैं भाई साहब, ठीक। अच्छा, अभी जब ये आए मालदीव्स वाले, तो इसमें DCD में हमने इनको रेट्रोफिटिंग करके जहाज, किस नाम से, हुरावी, याद रखना, CGS हुरावी, हमने रेट्रोफिट करके जो है मालदीव्स को वापस किया है अभी, ठीक। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये CGS हुरावी हमने किस देश को दिया है, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, मॉरिशस, तो उसमें मालदीव्स आंसर होगा, ठीक। और ट्रिंकट क्लास पेट्रोल वेसल जो है ये गिफ्ट करी थी हमने मालदीवियन कोस्ट गार्ड को 2006 में, ठीक।
और मालदीव जो है इसका यूज़ करता है वहीं कि ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो, इलीगल रिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग ना हो, ये सारी चीज़ें हैं। खैर हमारे बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छे हैं। 1988 से लेकर देखा जाए तो हम डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशंस काफ़ी अच्छे कॉपरेशन कर रहे हैं मालदीव के साथ में। एक ऑपरेशन कैक्टस हुआ था, किसी को पता है ये 1988 क्यों आया ईयर? उससे पहले क्या हम वो मालदीव था नहीं क्या, उससे पहले भी था। ऑपरेशन कैक्टस के बारे में जरूर पढ़िएगा और बताइएगा कि ये किस चीज़ से संबंधित है। ठीक, वहाँ पे कोई एक तानाशाह, आप पढ़िए फिर बताइएगा। ठीक, ये कोऑपरेशन जो था ये काफ़ी हम इनके साथ करते हैं। मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस को हम ट्रेनिंग भी देते हैं। 70% जो भी डिफेंस ट्रेनिंग होती है ना उसमें से इंडिया 70% जो है ट्रेनिंग देता है मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस को। तो इंडिया बहुत कुछ कर रहा है यार, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे की तरह जो है ये भी अपना जो है चाइना को कि लॉलीपॉप चाइना की भी खा सकते हैं हम, और इंडिया वाले तुम क्या कर रहे हो बताओ। तो ऐसे जो है थोड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं हम, जानबूझ के बेवकूफ़ बनते हैं इंडिया वाले कि ठीक है चलो बचकानी हरकतें हो जाएगा। अभी इनके यहाँ जो है कैंपेन चल रही है इंडिया आउट करके कि इंडियन को आउट रखो। और अभी आप लोगों को मैंने बताया था पीछे कि इनके यहाँ पानी पीने का पानी खत्म हो गया था, तो भारत ने जो है पानी पीने का भेजा था इनको। तो खैर जो भी चीज़ें हैं। अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित इल्कर आईसी, सिंपल सा है। टाटा ने अब एक्वायर कर लिया है किसको, आपका एयर इंडिया को, ठीक है ना, 27 जनवरी को। अच्छा वो क्या कंपनी का नाम है जिसने, टाटा की तो सब जानते हैं लेकिन टाटा की एक कंपनी है जो जिसने, टाटा की ही कंपनी है जिसने कि एयर इंडिया को एक्वायर किया है। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था और इसलिए पूछ भी रहा हूँ आपसे। तो वो कंपनी का नाम हो सकता है डायरेक्टली पूछे तो आप लोग कंफ्यूज होगे। आप लोग टाटा टाटा ढूंढते रहोगे, टाटा मिलेगा नहीं, क्योंकि टाटा की जो कंपनी है उसने किया है। ठीक, तो उस एयर इंडिया के नए चेयरमैन जो बनाए गए हैं उनका नाम है इल्कर आईसी। ये पहले टर्किश एयरलाइन के जो है चेयरमैन थे। इन्होंने 27 तारीख को जनवरी को ही ये है अपना रेजिग्नेशन वहाँ दिया था, और 27 तारीख ही कोइंसिडेंटली एयर इंडिया को जो है टाटा को सौंपा था सेंटर ने, केंद्र सरकार ने। ठीक, ये इनकी पिक्चर है और इससे ज़्यादा इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी न्यू फ्रंटियर्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमारी अक्षय ऊर्जा वाली मंत्रालय है, ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, वो एक नया प्रोग्राम चला रहा है जिसका नाम है न्यू फ्रंटियर्स। तो मान लो अगर आपसे पूछ ले कि न्यू फ्रंटियर न्यूज़ में रहता है ये किससे संबंधित है, तो ये अक्षय ऊर्जा, नवीन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी इन सबसे संबंधित है। और ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये प्रोग्राम चला रहा है। किसके अंतर्गत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, बहुत बार आप सुन चुके हो। ये प्रोग्राम 16 से 18 फरवरी तक चल रहा है और इसका जो है यहाँ पर जो थीम है, जो टॉपिक है वो है कि भारतीय लीडरशिप इन एनर्जी ट्रांजिशन। मतलब अभी हम लोग जो है कोयला यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल ये यूज़ करते हैं, इससे ट्रांजिशन करके हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो भारत उसमें लीडरशिप जो है कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इन्होंने इसका टॉपिक रखा है। विज्ञान भवन में होगा ये, न्यू दिल्ली में 16 फरवरी को हुआ था। और इसमें जो ऑर्गेनाइज किए गए 3 वेबिनार ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ठीक, न्यू फ्रंटियर में 3 वेबिनार ऑर्गेनाइज किए गए। पहला है व्यूमन इन आरई यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कॉल फॉर एक्शन। पहला, रोल ऑफ आईएसए, आईएसए क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है नॉन ग्रीन से ग्रीन की तरफ, तो उसमें आईएसए का क्या रोल है, सोलर एनर्जी वाला सोलर अलायंस जो है हमारा। और तीसरा जो है वो रोल ऑफ क्लीन टेक स्टार्टअप एंड क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर इन प्रोवाइडिंग क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। ठीक, तो इन तीनों पे वेबिनार हुआ। देखो इसमें घबराओ नहीं, ये मत सोचो कि ये याद कैसे रहेगा। इन सब चीज़ों का एक ही जो सोल्यूशन है वो है रिवीजन, ठीक है ना, रिवीजन। आज आपको जो है ABCD आ ई यू ये सब क्यों याद रहता है मुझे मानिए, इसका इतनी बार रिवीजन हो चुका कि ये सब कॉन्शियस माइंड में मसल मेमोरी में बैठ चुका है, ठीक है ना। तो ऐसी मेमोरी डालने के लिए रिवीजन बार बार होना जरूरी है। एक जो है शोध के जरिए जाना गया है कि अगर आपको किसी एक ऐसे आइलैंड पे छोड़ दिया जाए जहाँ पर आपको अलावा और कोई ना हो, तो आप 30 दिन के बाद अपना नाम भूल जाते हैं। अगर आप खुद से उसको लिखे ना, या फिर कोई होगा नहीं तो कोई बोलेगा ही नहीं। तो अब इससे आप कुछ समझ रहे हो क्या हो रहा है। जाने अनजाने में हमारे नाम का भी हमको रिवीजन होता रहता है, इसलिए हमको अपना नाम याद रहता है। अदरवाइज ये शोध बताता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आफ्टर 30 डेज यू विल बी नॉट रिमेंबरिंग योर नेम ऑल्सो। तो रिवीजन बहुत बड़ी चीज़ है, रिवीजन करेंगे तो याद रहेगा, रिवीजन नहीं करेंगे तो नहीं याद रहेगा। ठीक, 18 फरवरी को फाइनल दिन जो होगा उसमें यहाँ पर एक ब्रेन
मीटिंग होगा जिसका जो टॉपिक है रोड मैप टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2070। नेट जीरो कार्बन का क्या मतलब है? अगर अगर सेंटेंस आता है कि नेट जीरो कार्बन जो है भारत 2070 तक जो है अचीव करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब ये है कि हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे ही नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो नेट जीरो है। नेट जीरो कैसे समझाऊं? अगर मान लीजिए आपकी पैंट में दो जेब हैं, दो ही जेब है, ठीक है, मान लीजिए, तो आपने एक पैंट एक जेब से जो है सॉरी 2 रुपये निकाले और दूसरी जेब से 2 रुपये अपने डाल लिए, तो क्या नेट क्या हुआ? नेट आपके पास 2 ही रुपये रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो जितना कार्बन आप उत्सर्जन कर रहे हो उतना ही कार्बन आप जो है पेड़ लगा के बाकी चीज़ों से जो है रोक भी ले रहे हो, तो वो नेट जीरो उसको कह रहा है। ठीक है, कार्बन का उत्सर्जन ना हो 2070 तक, हम इसको एमिशन को रोकना चाहते हैं, नेट जीरो कार्बन एमिशन करना चाहते हैं। ठीक, मान लो अलग से पूछ ले तो टारगेट क्या है? 2070 तक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल स्टडीज पेपर में सोशल इश्यूज से संबंधित। देखिए एक स्कीम है सीड नाम से, सीड नाम से स्कीम है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी कि आर्थिक सशक्तिकरण ऑफ DNTs, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, वो जनजातियां, वो आदिवासी जिनको अब अधिसूचित हटा दिया गया है, डी नोटिफाइड। इसके बारे में मैंने करंट अफेयर में अपने में ये बताया था कि ये नोटिफाइड थे पहले, ब्रिटिशर्स ने इनको नोटिफाई कर रखा था। आपके जो कमर्शियल वाली जो जगहें होती थी वहाँ पे इनको कर रखा था कि ये थोड़ी ऐसी ट्राइबल जनजातियाँ होती थी जो मार धाड़ काट पीटने में विश्वास रखती थी, तो इनको नोटिफाई कर रखा था कि ये लोग नहीं रहेंगे, या फिर इनके ऊपर जो है क्रिमिनल इनको घोषित करके इनको अलग रखते थे। ठीक है, जब भारतीय गवर्नमेंट हम लोग आज़ाद हुए तो हमने इसको डी नोटिफाई कर दिया, नाम जो है वो अब अधिसूचित नहीं। अब जैसे नॉर्मल ट्राइबल्स हैं उनका अपना रहन सहन है, हम उसको जो है उसका सम्मान करते हैं और उनको जो है जहाँ यथासंभव जो हो सकता है उसका विकास करेंगे। अब जैसे अंडमान निकोबार में जरावा ट्राइब्स है, जाओगे भाला फेंक के मार देगा, तो उसके वहाँ पे जाओ मत ना, वो हम अपने आप को सुनिश्चित करेंगे। हम उसके पास जाके तो ना कहेंगे भैया भाला ना मारे हो, हम आ रहे हैं, तो खींच के मारेगा वारदा, खत्म हो जाओगे। वो उनका अपना रहन सहन है, बहुत ही अलग रहते हैं वो लोग। ठीक, तो हम उनको वो दे रहे हैं, तो हमने डी नोटिफाई कर दिए थे। ये ऐसी जनजातियां हैं, ट्राइबल जो है कम्युनिटीज़ हैं जो कि बहुत ही पिछड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा नेचर के साथ में जो है जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी जो डी नोटिफाइड, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक, नोमैडिक समझते हो, जो जो घुमंतू टाइप की जो होती हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, या फिर सेमी नोमैडिक, उन सबके जो है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो स्कीम है उसका नाम सीड है। पूरी बात समझ में आई? ये तरीका अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। आपका अपना चैनल है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। तो ये स्कीम जो है भाई साहब 5 साल के लिए चलाई गई है, अप्रूव कर दिया गया है 2021-22, 2025-26 तक 200 करोड़ रुपया दिया गया है। इसमें 4 कंपोनेंट होंगे, 4 घटक हैं भाई साहब इसके। कौन कौन से हैं? एक तो यही है भाई साहब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लोग अपीयर हो सके, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे आप लोग अपेयर होना चाहते हो वैसे इनके लिए भी बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट, खुद करना चाह रही है। स्वास्थ्य का बीमा हो सके, साथ ही साथ इनकी आजीविका के लिए जो है कुछ सुविधाजनक बनाया जाए, कुछ स्मॉल क्लस्टर बनाया जाए, इंस्टीट्यूशन बनाए जाए, ठीक, कि वो लोग अपना आजीविका भी अच्छी कर सकें, और साथ ही साथ वित्तीय सहायता उनको दिया जाए उनके घर वर बनवाने के लिए। ये 4 घटक के अंतर्गत काम होगा। सीड याद रहेगा ना, सीड अब ये बीज ना समझ लेना कि एग्रीकल्चर संबंधित है, डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं उनसे संबंधित है। ठीक, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक। कौन सा मंत्रालय है भाई साहब? डिपार्टमेंट है सामाजिक न्याय और अधिकारिता। ठीक, ये चीज़ आपको याद रहेगी। और जो फंड है वो डायरेक्टली इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कुछ और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो इसमें हैं वो कौन कौन सी हैं? ग्रामीण मंत्रालय है, आपका आजीविका मिशन है, ये नेशनल रूरल ग्रामीण आजीविका मिशन, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा है? किससे संबंधित था? आभा नंबर से संबंधित था, याद आ रहा है? उसको आरोग्य सेतु से जोड़ रहे थे। अगर याद आ रहा है तो उसको फुल फॉर्म जरूर लिखिए। आभा नंबर क्या है ये पूछ सकता है। अभी देखो छत्तीसगढ़ का मैंने आप लोग साथ प्रीलिम्स का पेपर साझा किया था, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा फुल फॉर्म बताइए, तो फुल फॉर्म है, इसीलिए आप लोग से कहता हूँ पढ़ा करो। एक एक चीज़ हमारी पूरी एनालिसिस पे बेस्ड है जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, करते चलो। और अगर सिलेक्शन ना हो तो मेरा नाम बदल देना, ठीक, गारंटी बता रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ कंडीशन से भी है कि वो करना पड़ेगा, ये चीज़ है। अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। देखो भारत के पास में G20 जो नेशंस हैं, ठीक, उसकी प्रेसिडेंसी आने वाली है। कब से भाई साहब? 1 दिसंबर 2022, इसी साल से 30 नवंबर 2023 तक।
ठीक। तो और आपको मैंने पीछे पढ़ाया भी था कि G20 का कोई भी सचिवालय नहीं है। सचिवालय जहाँ पे प्रेसिडेंसी होने वाली थी होती है वहीं पे उसका जो है सचिवालय बना दिया जाता है। तो 1 दिसंबर 2022 से 20 नवंबर 2023 तक होना है। तो उसका सचिवालय हम लोग अभी बनाने के लिए इंडिया बना लें, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंसीज की आने वाली है। ठीक। तो उसके लिए काम कर रही है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि भाई साहब जी इसका सचिवालय बनाओ, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाओ, और जब हमारी जब ये हम उसके लिए तैयारी कर लें। ये G20 एक प्रीमियर फोरम है अंतर्राष्ट्रीय जो है आर्थिक सहयोग के लिए, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ग्लोबली जो आर्थिक शासन चल रहा है वो किस तरीके चल रहा है। ठीक। तो ये इसका जो है बैकग्राउंड हो गया G20 का, जिसकी प्रेसिडेंसी आने वाली है हमारे पास। तारीख प्लीज याद कर लीजिए, स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। ठीक। और इसमें जो सेक्रेटेरिएट होता है वो सारे काम करता है भाई साहब, जो भी पुराने हमने काम किए, नॉलेज कंटेंट मीडिया सिक्योरिटी, ये सारे काम भाई साहब कौन करेगा, यही करेगा सचिवालय। हाँ भैया, इसमें काम करने के लिए कौन रहेंगे, मिनिस्टर ये एक्सटर्नल अफेयर की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो लोग हैं, और भी जो डोमेन नॉलेज वाले एक्सपर्ट हैं वो उसके ऑफिसर और स्टाफ जो इसमें सचिवालय में लगेंगे भाई साहब। ठीक है ना। और इसका जो ये फंक्शनल कब तक हो जाएगा, ये कब तक फंक्शनल रहेगा, 30 नवंबर 2023 तक तो है ये। लेकिन फिर अगला सचिवालय जो भी जहां भी बनेगा, प्रेसिडेंसी होगी, तो उससे हम ट्रांसफर करेंगे, कई सारी चीज़ें शेयरिंग करेंगे, तो ये फरवरी 2024 तक फंक्शनल कार्यरत रहेगा। ठीक। सेक्रेटरिएट जो होता है इसकी एक कमेटी होती है, इसको एपेक्स कमेटी बोला जाता है, शीर्ष समिति बोला जाता है। इसके जो हेड होते हैं भाई साहब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर एक एपेक्स कमेटी सचिवालय को गाइड करने के लिए बनाई जाती है। ठीक। उसके जो हेड हैं भाई साहब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और इस एपेक्स कमेटी को भी प्रिपरेशन के लिए जो है मदद करने के लिए एक कौन सी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती है, समन्वय समिति बनाई जाती है। ठीक। वो जो है इसकी हेल्प करती है, और एपेक्स कमेटी के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। दिस क्वेश्चन माइट अराइज। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, विश्व सतत या फिर संधारणीय जो है विकास शिखर सम्मेलन। ये भैया टेरी करके एक संस्था है, भारत संस्था है, जिसका फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसका एक ये समिट ये ऑर्गेनाइज कराती है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें वीडियो मैसेज यहाँ पर दिया था, 16 फरवरी को ही हुआ था। इतना ध्यान रखना। समिट ये जो है हर साल कराता है, टेरी कराता है। फुल फॉर्म इसका मैंने आपको बता दिया। इस बार का जो थीम है वो क्या है, टूवर्ड अ रेजिलियंट प्लेनेट। ठीक है ना, एक लचीले जो है प्लेनेट की तरफ हम लोग हैं, और जिसकी वजह से इंश्योर करेंगे एक सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल जो है फ्यूचर, जो सुनिश्चित करता है एक सतत और न्याय संगत भविष्य। थीम प्लीज याद रखिएगा, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का है ये। थीम क्या है, टुवर्ड्स अ रेजिलियंट प्लेनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ठीक। ये वाइड रेंज ऑफ इश्यूज पे बातें करता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन पे बात करेगा, सतत उत्पादन, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन, जैसे अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे न्यू फ्रंटियर्स वाली जो है, उसमें न्यू फ्रंटियर क्या था बताओ, कमेंट करो। ठीक। ग्लोबल कॉमन्स और रिसोर्स सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक। 16 से 18 चलेगा, वर्चुअली मोड में चलेगा, टुवर्ड्स रेजिलियंट प्लैनेट इंश्योरिंग सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। 2022 का है, टेरी कराता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरल स्टडीज पेपर 3 है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित स्वामित्व। देखो ये वाली हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। स्वामित्व जो है सिंपल सी ये स्कीम है, पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। इसमें क्या है, आपकी मान लीजिए जमीन है, तो आपकी ज़मीन का जो है डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। मान लीजिए ये ज़मीन है, ये 4-5 ज़मीनें हैं। ठीक। तो ये ज़मीन आपकी है, या फिर ए की है, बी की है, तो सी की है। तो इस पे इनका स्वामित्व यानी कि ओनरशिप, इंग्लिश में स्वामित्व का क्या मतलब होता है, ओनरशिप। ठीक। तो वो स्वामित्व इस लैंड का जो है आपको मिल जाए, तो इसकी मैपिंग करी जाएगी, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, 3D मैप बनाए जाएंगे। पंचायती राज जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सारा काम हो रहा है। स्कीम क्या है, स्वामित्व है, लैंड जो आपका जो भी ज़मीन है उसका जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उसका आपको स्वामित्व हो जाएगा, कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म जो जान लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछ लेता है भाई साहब, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक। अप्रैल 2020 में मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। ठीक। अभी जो है इसके लिए डिजिटल मैप्स बनाए जा रहे हैं 6 लाख गाँव में, और 3D मैपिंग करी जाएगी। स्वामित्व जो है लैंड पार्सल जो है आपके नाम पे हो जाएगा डिजिटली होने के बाद। ठीक। लोकेशन मैपिंग होगी,
और इसमें हॉलमार्क इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोसेस बहुत अच्छा करेगा, ट्रिनिटी ऑफ जियो स्पेशल सिस्टम बनेंगे, ड्रोन पॉलिसी, यहाँ पे देखो वही सारी चीज़ें हैं, ड्रोन पॉलिसी और ये सब लेके आ रहे हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता जा रहा है, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लैंड रिकॉर्ड, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब में ये 3D मैपिंग जो है मदद करेंगे हमारा प्रशासन को और मजबूत करने के लिए। एविडेंस बेस्ड जो है प्लानिंग हो सकेगी, पॉलिसी बन पाएगी। ठीक, बाकी कितना क्या पैसा दिया है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वामित्व स्कीम क्या चीज़ें हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स करके है, और आपकी मतलब जो भी ओन करता है, जिसका ओनरशिप होती है, उसको ये मिल जाएगा स्वामित्व विलेजेस के स्कीम के अंतर्गत। ठीक, ये है अपना अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए लिंचिंग, लिंचिंग मतलब क्या होता है, जैसे मॉब लिंचिंग कर आपने लोग ने नाम सुना होगा कि जला के मार दिया है, पूरी भीड़ ने आके मार दिया, तो मतलब लोग जो है हत्या करते हैं किसी की गैर जो है कानूनी रूप से, तो उसको लिंचिंग बोलते हैं। लिंचिंग पे कई सारी स्टेट ने, 3 स्टेट ऐसी जो जहाँ पर केंद्र सरकार की पार्टी नहीं जो है शासित है, बीजेपी नहीं है, और एक स्टेट ऐसा भी है जहाँ पे बीजेपी खुद की सरकार है, लेकिन यहाँ पर लिंचिंग संबंधित जो जो भी लॉ बनाए गए, जहाँ पे भी बनाए गए, चाहे बीजेपी सरकार हो या ना हो, ठीक, उन्होंने फॉलो नहीं किया उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। अच्छा, हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे बीजेपी और कांग्रेस या फिर किसी तरीके से, हम लोग को बस ये समझना है यहाँ पर कि लिंचिंग जो शब्द है, इसको हमारे क्राइम, इसको डिफाइन नहीं किया गया है एज ए क्राइम अंडर इंडियन पिनल कोड। ठीक, क्राइम तो है, ये तो जान रहे हैं भाई, किसी को तुम गैर कानूनी तरीके से मार दे रहे हो, लेकिन इसको कहीं परिभाषित नहीं किया गया। परिभाषित नहीं करोगे तो किसी भी चीज़ को आप बोल सकते हो, या फिर जो सरकार में है, या फिर जो है उसको जो है दुरुपयोग भी हो सकता है। तो लिंचिंग को अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है आपकी जो है भारतीय दंड संहिता में। जो होम मिनिस्ट्री ने उसने इन्फॉर्म किया था 2019 में कि कोई सेपरेट डेफिनेशन नहीं है लिंचिंग की आईपीसी के अंतर्गत, और ऐसे इंसिडेंट जो भी होते हैं उसको हम लोग किसमें जो देखते हैं, सेक्शन 300 या फिर 302 में। 302 क्या होता है, मर्डर से संबंधित होता है ना। वहीं एनसीआरबी का जो डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2017 वाला, वो उसने डेटा बनाया था कि भाई मॉब लिंचिंग हो रही है, जैसे कि भीड़ मार दे रही है, ठीक, हेट क्राइम पे या फिर काउ विजिलेंटिज्म पे हो रहा है, गौरक्षकों पर, लेकिन ये डेटा कभी पब्लिक नहीं हुआ कभी भी। ठीक, और ये डेटा जो है अनरिलायबल भी बता दिया गया बाद में। खैर, कहाँ कहाँ पे ऐसे एंटी लिंचिंग बिल आए हैं, झारखंड, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है ये लिंचिंग वाले कानून। ठीक, तो कैसा लगा आज का आप लोग सेशन? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए। ये आपका अपना चैनल है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। तो कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।